नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर किच्छा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। और टीम ने राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के आवास और फूड फैक्ट्री में छापेमारी की है। सुबह 8 बजे से ही कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में शामिल रुद्रपुर और हल्द्वानी के 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम है। विजय के आवास और फैक्ट्री में दस्तावेजों को खंगालने के साथ ही परिजनों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। छापेमारी के दौरान दोनों जगहों पर किसी को भी प्रवेश की अनुमति फिलहाल नहीं है और वहां पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो कारोबारी विजय यादव के घर पर ये छापेमारी की गई है। किच्छा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस छापेमारी से हड़कंप मच गया है। फूड फैक्ट्री में ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरफ की तस्वीरें आप देखिए। किच्छा की ये तस्वीरें हैं, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। राजस्थान सरकार में मंत्री है राजेंद्र यादव, जिनके करीबी ये बताए जा रहे हैं। और विजय के आवास और फैक्ट्री के दस्तावेजों को खंगालने के साथ ही परिजनों से संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये छापेमारी। तीनों तस्वीरें आप देखिए और तीनों तस्वीरों के जरिए इस खबर को समझिए। देख सकते हैं आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है छापेमारी करने के लिए। संपत्ति का ब्यौरा यहां पर मांगा जा रहा है और कारोबारी विजय यादव के घर पर ये छापेमारी जारी है। सुबह 8 बजे से ही लगातार कार्रवाई चल रही है। रुद्रपुर और हल्द्वानी के 12 से ज्यादा अधिकारियों की टीम विजय के आवास और फैक्ट्री में दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। तो 12 से ज्यादा अधिकारियों की ये टीम है जो लगातार छापेमारी कर रही है। और बताया जा रहा है कि पूरा मामला राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा हुआ है। ये पूरी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए। विजय यादव के घर पर छापा, आईटी का छापा। आईटी डिपार्टमेंट सक्रिय नजर आ रहा है। बेहद गंभीरता से इस छापेमारी को देखा जा रहा है और राजनीतिक फंडिंग से भी ये पूरा मामला जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है। चंदन बंगारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पूरा मामला राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा भी बताया जा रहा है और इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है, क्या अपडेट है, क्या कुछ मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो फैक्ट्री और जो इसके आवास है, आवासों में दोनों जगह टीमें भी अंदर ही हैं, टीम अभी बाहर नहीं आई है। और ये जो आवास है ये राजेंद्र यादव का पैतृक आवास है, लेकिन इनका भाई यहाँ अपने परिवार का साथ रहते हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है, ये विजय यादव जो है, उनके और उनके 2 बेटे और बहुएं जो है वहाँ पे, उनसे पूछताछ कर रही है और संपत्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है। फिलहाल अभी कोई नई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ये राजनीतिक फंडिंग वाला जो मामला है इसको लेकर ये मामला पूरा जोड़ा जा रहा है। अभी अधिकारी अंदर ही हैं और जब जैसे ही बाहर निकलेंगे कुछ नई अपडेट तब मिल पाएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। चंदन बंगारी, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीतिक चर्चा के साथ विधानसभा भर्ती घोटाले पर भी फीडबैक देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस पूरे मामले को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मॉनिटर कर रहे हैं और ये पूरा मामला बेहद गंभीर अब बन चुका है। विधानसभा में भर्तियों का ये मामला है, घोटाले का ये मामला है। जेपी नड्डा अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग इस मामले की कर रहे हैं। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से चिंता जाहिर की गई और रितु खंडूरी की ओर से एक कमेटी भी बना दी गई इसकी जांच के लिए। तो दूसरी तरफ अब ये मामला केंद्र तक पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जेपी नड्डा से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जेपी नड्डा सवाल जवाब उनसे करें। पवन गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कहा जा रहा था कि 11 बजे मुलाकात होगी जेपी नड्डा के साथ त्रिवेंद्र रावत की, क्या ये मुलाकात हो गई है और क्या जानकारी इस पूरी खबर पर, क्योंकि सियासत अब तेज हो गई है विधानसभा भर्ती घोटाले मामले को लेकर?
के तकरीबन 11:40 पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे और उनकी मुलाकात शुरू हुई। तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में केंद्रीय आलाकमान को तमाम जो बातें थी, तमाम जो साक्ष्य थे विधानसभा भर्ती मामले को लेकर, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिए। बहुत सारी बातें अपनी तरफ से रखी उन्होंने कि किस तरह से पूरा मामला हुआ, क्या क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ था। तो वो सारी बातें उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखी हैं। अपनी तरफ से अपना जो पक्ष है वो पार्टी नेतृत्व के सामने रख दिया है। आपसे 2 दिन पहले जो इस समय की विधानसभा की जो अध्यक्षा हैं रितु खंडूरी, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा था। उससे अगर बात करें कुछ दिन पहले उस समय के स्पीकर और वर्तमान में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी पार्टी आलाकमान से मुलाकात करके अपना पक्ष और तमाम सबूत और साक्ष्य पार्टी आलाकमान के सामने रखे थे कि पार्टी नेतृत्व बिल्कुल गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो और कहीं ना कहीं को लेकर की साख पर एक धब्बा लगने लगा था। पार्टी की छवि कहीं ना कहीं बिल्कुल पार्टी की छवि भी इससे खराब होती है। लेकिन पवन, जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत की ये मुलाकात हुई है, क्या और भी नेताओं को दिल्ली तलब किया जा सकता है? क्योंकि अब इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं, तो क्या बाकी किसी को भी बुलाया जा सकता है दिल्ली मुलाकात के लिए? देखिए, इस मामले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबसे केंद्रीय आलाकमान जवाब तलब कर रहा है और तकरीबन सभी लोग इस मामले से जुड़े हुए, उनकी मुलाकात पार्टी आलाकमान से हो चुकी है। चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल उस समय के स्पीकर की बात करें, वो उनकी बात हो, या फिर रितु खंडूरी जो वर्तमान में स्पीकर है, जिन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, या फिर उस समय के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो। सभी लोग अपनी अपनी बारी बारी से अपना पक्ष पार्टी आलाकमान के सामने रख चुके हैं, क्योंकि अब वहां जांच भी शुरू हो गई है। तो पार्टी आलाकमान को इस पूरा जो इस समय जो सिलसिला चल रहा है वहां, चाहे वो जांच की बात करें या तमाम पार्टी के अपने अपने नेताओं की बात करें, वो सब पूरा मामला पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में है और उस पर पार्टी नेतृत्व लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। पवन गौड़, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से खबर है, बीएसपी नेता रविंद्र पनियाला ने बीजेपी ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पार्टी को ज्वाइन किया। बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में प्रोग्राम हुआ। पनियाला ने बीएसपी से लड़ा था विधानसभा का चुनाव और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। 2022 में कानपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और अब बसपा से चुनाव लड़ने के बाद अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और पार्टी जब ज्वाइन की उस दौरान मुख्यमंत्री खुद यहां मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखिए। तो पहले से थे, ये परिवार था, हम लोग चले गए थे कुछ कारणों की वजह से, और अब हमने ये चारों तरफ देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान है वो दूसरे दलों में, दूसरी पार्टियों में नहीं है। तो हम लोगों का यही एक प्रयास है कि जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की जो सरकार है, वह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो आसानी से जो विकास की योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की, आम जनता तक पहुंचेंगी, सामान्य जनता तक पहुंचेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर वक्फ बोर्ड को अध्यक्ष मिला है। बीजेपी नेता शादाब शम्स बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। प्रमुख सचिव एल फानई की देखरेख में ये चुनाव हुआ है। कैबिनेट मंत्री स्तर का माना जाता है बोर्ड अध्यक्ष का पद, और अब जो है ये चुनाव हुआ है प्रमुख सचिव की देखरेख में। वक्फ बोर्ड को मिला है अध्यक्ष। बीजेपी नेता शादाब शम्स बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से अगली खबर आ रही है, जहां पर हरिद्वार जिला पंचायत के लिए लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। 44 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। 26 सितंबर को हरिद्वार में पंचायत चुनाव होगा और इसी को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है कांग्रेस की ओर से। तो 26 सितंबर को हरिद्वार में चुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी की 44 उम्मीदवारों की लिस्ट।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी से सीएम धामी नाराज हैं, जिसके बाद स्मार्ट सिटी का काम कर रही कार्यकारी संस्था HSCL को हटा दिया गया है। अब PWD करेगी स्मार्ट सिटी का काम। आपको बता दें, देहरादून स्मार्ट सिटी का काम 2017 से शुरू हुआ था और इसको 2021 में पूरा होना था, लेकिन अब मार्च 2023 तक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। देहरादून में सड़कों की हालत बेहद खराब है। स्मार्ट सिटी के काम ने देहरादून जैसे शानदार शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी अब आंदोलन करने की बात कहने लगे हैं। असल में 2021 तक पूरे होने वाले काम को पहले आगे खिसकाया गया, जिसके बाद 2023 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा होना था। लेकिन हालत ये है कि अभी तक स्मार्ट सड़कें, ड्रेनेज, सीवरेज से लेकर ग्रीन बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। काम आधे अधूरे लटके हैं और सड़कों पर गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। दून में हर नए आने वाले DM के पास कोई जवाब नहीं होता। 8 किलोमीटर 0.1 किलोमीटर सड़क इनके पास है स्मार्ट सिटी के पास, किंतु इसका रख रखाव रत्ती भर में इन्होंने नहीं किया है। इसलिए कल मैंने इनको सीधा सीधा कहा है कि यदि 15 दिन के अंतराल में ये हालत सुधरेंगे नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और मैं जनता के साथ घंटाघर के पास धरने पे बैठूंगा। क्योंकि बरसात का सीजन है, हमने सर से भी टाइम मांगा था कि जैसे ये बरसात थोड़ी कम होती है तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे रोड्स पे गड्ढे हैं या जो भी असुविधा लोगों को हो रही है उसका समाधान तत्काल कर देंगे। हरिद्वार में सवारियों से भरी एक ई रिक्शा पलट गई। हादसे में एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल PWD और नगर निगम की लापरवाही की वजह से देवपुरा क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे बने हैं, जिसकी वजह से लोग हादसे का शिकार यहां पर हो रहे हैं। स्थानीय लोग काफी नाराज भी नजर आए। रिक्शा पलटा, उसमें एक 60 साल की महिला का पैर टूट गया। इस बात का कौन जिम्मेदार है? अधिकारियों को 1 महीने से लगातार बताया जा रहा है ये सड़कें खुद ही पड़ी हैं, इस पे बच्चों के स्कूल जाने वाले बच्चों के रिक्शे पलट रहे हैं, लोगों की स्कूटियां फिसल रही हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? देहरादून की फेमस बासमती की फसल पर एक नई बीमारी के वायरस ने हमला किया है, जिसके चलते ऋषिकेश में किसान अपने हाथों से ही मेहनत की उगाई फसल को नष्ट कर रहे हैं। कई बीघा में ट्रैक्टर चलाकर बोई गई धान की फसल को हटाया जा रहा है। किसानों का ये कहना है कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। एक नई बीमारी फसल को बर्बाद कर रही है। वहीं कृषि अधिकारी इस बीमारी पर जल्द काबू करने की बात कर रहे हैं। किसानों ने अपनी जो धान की फसल थी सारी नष्ट कर दी है और मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि जिन जिन की फसलें खराब हुई हैं, जिन्होंने अपनी फसलें नष्ट की हैं, उनकी जांच करवाकर उन्हें उचित मुआवजा देने की कृपा करें। धानों की खेती तो जिन्होंने हाइब्रिड वैरायटियाँ लगाई थी तकरीबन ही खत्म है। हिमाचल, हरियाणा में उधर से भी ये हमारे को रिपोर्ट आई थी कि भाई ये बीमारी रुकने का नाम नहीं है। अब जरूरत से ज़्यादा जहरीली इसमें दवाई डाली जाए तो आदमी के लिए भी, पशुओं के लिए, हर एक चीज़ के लिए भी हानिकारक है। लेकिन इस बार एक ग्रासी हंट वायरस नाम से कोई वायरस आया है, उस वायरस ने काफ़ी इफेक्टिव करके धान को, उसमें भी अक्सर जहाँ देखा हमने कि मोटे धान जो था और बिना ट्रीट किया हुआ, उपचार जिसका नहीं हुआ होगा, तो बीज अगर कहीं बोया हुआ तो उसमें ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। कोटद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति में पॉलिथीन बेचने पर कार्रवाई करना नगर आयुक्त को भारी पड़ गया। पॉलिथीन का चालान करने पर नगर आयुक्त को मंडी समिति से सब्जी विक्रेताओं ने खदेड़ दिया, जिसके बाद नगर आयुक्त को बिना कार्रवाई करे खुद गाड़ी चलाकर मौके से भागना पड़ा। मैंने सभी लोगों को आगाह करने के लिए आया था कि पॉलिथीन का प्रयोग कतई ना करें। तभी हमारे मंडी परिषद के चेयरमैन साहब श्री कोडनाले जी आए थे, तो कोडनाले जी से हमारी हल्की फुल्की बहसबाजी हो गई थी। फिर इन्होंने गेट बंद कर दिया था। फिर उसके बाद कोडनाले जी ने कहा फिर गेट खोल दीजिए। तो सब्जी विक्रेताओं के गुस्से का सामना यहां पर करना पड़ा।
और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अब बात करते हैं। भर्ती मामले को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। 12,000 पद अलग अलग विभागों में खाली हैं। 7,000 पदों पर चयन आयोग से भर्ती होनी थी। फिलहाल लोक सेवा आयोग या फिर सक्षम संस्था कराएगी परीक्षा। युवाओं के हित को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मंशा बिल्कुल साफ है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो 12,000 पद अलग अलग विभाग में खाली है। 7,000 पदों पर आयोग से भर्ती होनी थी और अब जो है ईमानदारी से क्योंकि काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसे में भर्ती मामले को लेकर ये बयान सीएम धामी ने दिया। 7,000 पद इस समय बिल्कुल उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन इन स्थितियों के कारण से वहां पर विलंब हो सकता है, उन भर्तियों में कोई देरी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्रिमंडल में ला रहे हैं, करवा रहे हैं। सर, कांग्रेस की भारत जोड़ो आकर के सरकार मौजूद है दीपांकर भट्ट ज्यादा जानकारी के लिए। दीपांकर, भर्ती मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? अहम बात यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम भर्तियां विवादों में है और कई परीक्षाएं अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को करवानी थी फ्यूचर में। ऐसी लगभग 8 एग्जाम्स हैं। अब क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खुद विवादों में, ऐसे में वो आयोग परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने या आवेदकों ने अपने आवेदन भरे या एग्जाम्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो एग्जाम या तो अब लोक सेवा आयोग से करवाए जाएंगे या फिर किसी दूसरी एजेंसी या किसी दूसरी संस्था की तरफ से करवाए जाएंगे। यानी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हुए हैं फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके एग्जाम टाइम पर होंगे, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विवाद है, इसलिए वो फिलहाल एग्जाम नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री का बयान यहाँ पर रहा। 12,000 पद अलग अलग विभागों में खाली हैं, ये बयान दिया गया है और तमाम बातें ऐसी महत्वपूर्ण कही गई हैं मुख्यमंत्री की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।